अगर आपको मन की बात करनी है, सामने वाले की सुननी नहीं है, मैंने बिल्कुल तो फिर से बीच में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। शांत रह के सुनिए। हाँ 2500 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान ने 2500 साल में इतनी बड़ी जीत की थी कि एक देश के 2 देश बना दिए। भारतीय जनता पार्टी वालों की तो स्थितियां परिस्थितियां बड़ी वो हैं कि वो हमेशा उधार के सिंदूर से सुहागिन बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने सिंदूर की डिबिया दबा के रख लिया। नमस्कार, आज हमारे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता और मैं कहूं तो सबसे प्रखर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। मैं शब्द रंग चैनल पर सुरेंद्र जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत शुक्रिया राजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये चैनल एक नई कोशिश है, नई ऊर्जा के साथ, सत्य के साथ आप लोग चलिए और सत्य के साथ ही अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे सुरेंद्र जी का सत्य पे चलने के वाक्य को मैं ब्रह्म वाक्य मानता हूँ और हम लोग किसी के नहीं हैं और सबके हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं और सब राजनीतिक पार्टियों के हैं। हम लोग ख़ास तौर से बात जब भी करेंगे, जो भी बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारे सुरेंद्र जी भी दिल की बातें करें। ये वो चैनल है जहाँ पे हम दिमाग से बात नहीं करेंगे, हम दिल से बात करेंगे। तो सुरेंद्र जी, राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा अब तक का जितना भी हुआ है? मज़ा आ रहा है। राजनीतिक सफ़र तो ये शौक़ की बात है, कोई कैरियर की बात तो है नहीं। जी जी, हमारे लिए कोई व्यवसाय तो है नहीं, हमारे लिए तो कमिटमेंट है पॉलिटिक्स। हम लोग 3 पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। आज़ादी के आंदोलन में हमारे परिवार की भूमिका रही। हमारे बड़े बाबा आज़ादी के आंदोलन में जेल गए, उसके बाद वो सहारनपुर के जिला परिषद के चेयरमैन 11 साल रहे, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। जी, लगातार हम लोग उस परिवार के हिस्सा हैं, जिससे हमें गर्व है कि हम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में हमारे परिवार का एक अंश जरूर रहा। तो वहाँ से हम लोग कांग्रेस में हैं, वहाँ से हम लोग राजनीति में हैं, समाज नीति में हैं। तो कांग्रेस तब से अब तक कुछ बदली कि वैसी ही है? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलेगी नहीं। नहीं। तो इस बदलाव को आप पॉजिटिव देखते हैं, निगेटिव देखते हैं? मसला पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं है, मसला होता है सामयिक क्या है। जी, सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस समय आज़ादी का आंदोलन था, उस वक्त हमारी प्राथमिकताएं दूसरी थी। आज़ादी जिस समय मिली, एक छोटे से बजट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने आया और उस बजट से अगर आप पहले की बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो एक सरकार बनी। वो सरकार सामूहिक सरकार थी, विषम परिस्थितियों में चलाना पड़ा जिसमें पंडित जी के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया गया, जो कि हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे। षणमुगम साहब को भी लिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को भी लिया गया, संविधान बनाया गया। तो ये उस समय की प्राथमिकताएं थी। उस वक्त पंडित जी ने, आप ध्यान से देखिए तो हथियारों को खरीदने की जगह अपने बजट से भाखड़ा नंगल डैम बनाए, हाँ जी, IITs बनाई, पहली पंचवर्षीय योजना की। आप इस चीज़ को देखिए कि उस पंचवर्षीय योजना में हमने सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जी, हमने दवाई पर विशेष ध्यान दिया, हमने रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया। और कुछ आपने दवाई पे ध्यान दिया, लेकिन आपने लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, यही कारण रहा कि हम लोग 62 में हार गए। तो अगर बैलेंस कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा रहा होगा। राजेश भाई, होता क्या है जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में जो कभी कुछ करते नहीं जी, जिनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। जी, समस्या का समाधान नहीं होता उनके पास। आप कुछ भी करके आ जाइए जी, उनके पास एक सवाल होगा, उनके पास एक समस्या होगी, आपके समाधान को भी समस्या के रूप में परिवर्तित कर देंगे। 36 करोड़ की आबादी, जिसमें किसी के पैर में जूता नहीं, किसी के सर पे पगड़ी नहीं, किसी के पैर में, जिसके पास धोती तो उसके पास कुर्ता नहीं,
ऐसे देश को जी जहां सुई तक नहीं बनती थी, जी उस देश को, उस देश की प्राथमिकता में सबसे पहले भूख के ऊपर विजय प्राप्त करना था। और पंडित जी ने भूख के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की। ये तो सबसे आसान काम था कि 1760 करोड़ का हमें बजट मिला था, जी। उसमें हम हथियार खरीद लेते। नहीं तो सर, अगर देश ही नहीं रहेगा तो देशवासियों के लिए भूख का आप इंतज़ाम कर दें, रोज़गार का इंतज़ाम कर दें, कहीं ना कहीं देखो बैलेंस तो डगमगाया। आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आपने घर में बहुत राशन खरीद लिया, बहुत गेहूं खरीद लिया, चावल खरीद लिया और घर के लिए ताला नहीं खरीदा, तो वो तो सर कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आपकी अपनी सोच हो सकती है, या आपकी सोच कुछ चीज़ों से प्रभावित हो सकती है, या कुछ रिजल्टों से प्रभावित हो सकती है। लेकिन सर देखिए, हमारे साथ ही पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान का जो है जब सेवर जेट आ रहा था तो हमारा नेट लड़ रहा था उनसे। इसी लुधियाना के आकाश पे शेखों ने अगर मारा जो है उनके सेवलेट को, तो कैसे मारा? वो उसकी अपनी स्किल थी, टेक्नोलॉजी में और क्वालिटी में हम उनसे फार इन्फीरियर थे। हमने जीप से उनके पैटर्न टैंक को मारा, हम जीते। लेकिन उनके पास पैटर्न टैंक था तो हमारे पास जीप क्यों था? हमारे पास भी तो टैंक होना चाहिए था। हमारे हमीद को मरवाना जरूरी था कि हम जो है हमारा हमीद मारा जाए। आप अगर सवाल किया करें जी और अगर भारी भरकम सवाल किया करें जी तो उत्तर के लिए पेशेंस रखा कीजिए। जी जरूर। भाजपाइयों की तरीके से काम मत किया कीजिए। मैंने तो पहले ही बोला कि ये सबका चैनल है और हम सबके हैं। सुन लीजिए जी। बीच में अगर टोका टाकी करेंगे तो आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। हाँ, फ्लो टूट। और अगर आपको खाली सवाल ही सवाल करने हैं तो एक काम किया करें, मोदी जी की तरीके से कैमरा उठाया कीजिए, एक माइक लगाया कीजिए और सुबह से शाम तक अपनी मन की बात कहा कीजिए। जी। तो अगर आपको मन की बात करनी है, सामने वाली की सुननी नहीं है, नहीं बिल्कुल। तो फिर से बीच में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। शांत रह के सुनिए। हाँ, इशारा कर दिया करिए कब ठीक है बोलना ना? है। नहीं नहीं, बिल्कुल शांत रह के सुनिए। जी। तो जब आपको सुनना ही नहीं है तो फिर उसका कोई जवाब नहीं है। दो चीजें आप जब समझना नहीं चाहते, आपके पिता के पास कपड़े नहीं थे जी और उसको हथियार दे दें, और भारत का समाज इतना कमजोर और इतना कायर तो कभी नहीं था कि उसके ऊपर कोई जबरदस्ती ऐसे ही आक्रमण कर जाएगा। पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े हमसे। 65 की जितनी बड़ी जीत थी वो तो किसी की नहीं थी। आपको मालूम है हमने लाहौर तक को कब्जे में कर लिया था। आपको जानकारी नहीं। आपको मालूम है कि गिलगित से आगे हम लोग निकल गए थे। आप उस चीज में अगर ताशकंद समझौता ना हुआ होता तो आप कहां पर थे? आपकी सेना कहां पर थी? मुजफ्फराबाद के आगे थी, गिलगित तक थी, बाल्टिस्तान तक थी। लाहौर हमारे कब्जे में था और आप कह रहे हैं क्या नाम वो ड्रॉ हुआ? नहीं, बहुत बड़ी जीत थी। एक दूसरा, 2500 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में का वो पहला जीत था। 1971 में नहीं, 65 वाली बात हमने कर ली। 1971 में हिंदुस्तान ने 2500 साल में इतनी बड़ी जीत की थी कि एक देश के 2 देश बना दिए थे, और उसी में अब्दुल हमीद भी थे। उसी में अब्दुल हमीद शायद 65 में थे। ठीक बात कह रहे हैं। तो उसी में सब क्या नाम वो थे। टेक्नोलॉजी के बगैर भी हमारी फोर्सेस ने क्या कमाल किया था आपके सामने। ऐसा नहीं है एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान बना देना और उसके साथ साथ भूख पर भी विजय प्राप्त करना, हरित क्रांति भी लाना, दुग्ध क्रांति भी लाना, IIT भी बनाना, एम्स भी बनाना, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाना, भाभा एटॉमिक भी बनाना। ये पंडित जवाहरलाल जी का कमाल था। आज की डेट में आप सब लोग प्रश्न उठाएंगे, जैसे संघी मानसिकता के लोग प्रश्न उठाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में किया तो कुछ है नहीं। आज़ादी से पहले साहब अंग्रेजों की फोर्सेज में हम हिंदू भर्ती कराएंगे और वो मारेंगे किसको? इंडियन नेशनल आर्मी को, INA को। लगभग 1 लाख सैनिक भर्ती करा के सुभाष चंद्र बोस की INA को मरवाने का जो कुकृत्य राइट विंगर्स ने किया, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, नाम तो क्लियर है। ठीक है ना? आप
आप सुनिए बात को। तो है क्या कि आपके प्रश्न चूंकि इसलिए हैं, आप उस दौर से गुजरे नहीं, आप इस दौर में हैं। तो उस दौर को 1760 करके करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया ये कांग्रेस पार्टी ने। हमने हर चीज़ बनाई, हमने हर चीज़ इंडिजियस बनाई। हमारे साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के पास ना रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना पाकिस्तान के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ना पाकिस्तान के पास, जबकि जो पाकिस्तान को कित्ता दिया गया था, बड़ा समृद्ध कित्ता दिया गया था, लाहौर से लेकर कराची तक। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद भी हमने बनाए, जहाँ सुई नहीं बनती थी हमने हवाई जहाज़ बनाए। HAL किसने बनवाया? आपने बनवाया था क्या? नहीं आपने, आप हमने बताइए। तो कुछ भी नहीं बनवाया। सुनिए ना, जो HAL किसने बनवाया, IIT किसने बनवाई, उस समय की शासन सत्ता ने बनवाया। एम्स किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। नहीं, बात खाली कांग्रेस की नहीं। मैं फिर से कहता हूं, आप जो बात करते हैं देश में कि उस पैसे को अगर हथियार में लगाते ये तो बेसिकली रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, बन पाते। बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑफ प्रायोरिटीज़ है। हर की अलग अलग सोच होती है, हर की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है। जो उस समय जिसको उचित लगा उन्होंने किया। ये इतिहास में अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं भी जाते हैं तो वर्तमान भी बहुत बड़ा है हमारे सामने। और एक चीज़ सुरेंद्र जी से को मैं जहाँ तक समझता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं में सुरेंद्र जी काफ़ी प्रखर प्रवक्ता है। और एक चीज़ नोटिस अगर आप लोग कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, तहसीन बंधु टूट गए, रागिनी नायक गई। नहीं, रागिनी नायक नहीं, रागिनी नायक हमारे साथ में। तो एक राधिका खेड़ा जो है गई और गौरव वल्लभ गए। तो क्या हम लोग ये समझें कि प्रवक्ताओं पर भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है? और अगर चल रहा है तो हमारे सुरेंद्र जी को ऑपरेशन लोटस में किसी ने कांटेक्ट किया कि नहीं किया? और किया तो क्या ऑफर दिया है? हम काहे किसी को बेवजह बेइज्जत करें? नहीं, बेवजह नहीं साहब, जो सत्य अभी बात हुई है सत्य बोलना है। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं, सुरेंद्र राजपूत टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं, बस हम इतना कह सकते हैं। और रही बात ऑफ़र देने की, ये करने की, तो जो शख्स 2014 से और 2024 तक का 10 साल का वो नरेंद्र मोदी जी का शासन बेदाग तरीके से निकाल लाया हो, उससे ये सब प्रश्न पूछने से लाभ नहीं है। मतलब कुल मिला के कहीं न कहीं आप स्वीकार कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस की तलवार आप तक पहुंची है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों की तो स्थितियां परिस्थितियां बड़ी वो हैं कि वो हमेशा उधार के सिंदूर से सुहागिन बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने सिंदूर की डिबिया दबा के रख लिया कि मैं नहीं दूंगा, तुम विधवा रहो। काहे को किसी की आबरू पे वो किया जाए। लेकिन एक चीज़ हम स्पष्ट जानते हैं कि भाजपा का नेचर वो जाने, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन आज की डेट में कांग्रेसी युक्त भाजपा हो गई है। हाँ, और इस तरीके से हो गई है कि उनकी नीति में, प्रीति में, परमारथ में, स्वार्थ में, सब जगह पर आपको हेमंत विश्वकर्मा भी मिल जाएंगे, ज्योतिरादित्य भी मिल जाएंगे, गौरव वल्लभ भी मिल जाएंगे, पूनावाला भी मिल जाएंगे। खैर, मतलब इन सब लोगों का नाम लेना तो एक बेवजह की बात है। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो स्ट्रॉन्च कांग्रेसी थे हमारे अशोक चौहान दादा, वो भी मिल जाएंगे। तो वो भाजपा जो पार्टी विद द डिफरेंस होती थी, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी विद ईडी, पार्टी विद सीबीआई, पार्टी विद इनकम टैक्स एंड पार्टी विद कांग्रेस एंड कांग्रेसीज, एक्स कांग्रेसीज एंड पार्टी विद करप्ट हो गई। अच्छा, तो क्या हम लोग ये समझें कि जो कांग्रेसी गए हैं वो करप्ट है? नहीं, मैं ये नहीं कहता जी। मैं ये कहता नहीं, हूं, प्रदूषित हो गई भाजपा कांग्रेसियों को लेने से? ना, किसी भी दूसरे दल की विचारधारा के लोगों को, जैसे मैं आपको बताऊं, 2011-12 में उपनेता थे गोपीनाथ मुंडे जी भाजपा के, और उन्होंने इच्छा जाहिर की जी
कि साहब कांग्रेस की तरफ आने की वो है, ऐसा बताया गया दिल्ली में हमें। तो उस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने जी स्पष्ट एक बात कही, कह रहे भाई अगर उधर का विपक्ष का उपनेता आएगा तो खराब खबर जाएगी, जी देश की छवि, लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचेगा। एक तरफ ये कांग्रेस का विचार है, जी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का है कि नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार के ऊपर 60,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। एक दिन पहले 60,000 करोड़ का आरोपी जेल जाएगा, फडणवीस साहब कहते हैं दादा जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे। 60,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं एनसीपी के लोग। और करेक्ट 24 घंटे बाद उसी अजीत पवार को खुद ही आरोप लगा रहे हैं, हमने नहीं आरोप लगाया, मैं फिर से कहता हूं आपसे, जी ये कांग्रेस ने नहीं, एनसीपी ने आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया और स्वयं उन लोगों को लिया। उन्हीं 60,000 करोड़ के आरोपी को आपने खजाना मंत्री बनाया, जी वित्त मंत्रालय दिया और उप मुख्यमंत्री बनाया। उसी दिन, उससे एक दिन पहले हसन मुशर्रफ के ऊपर ईडी की रेड हुई, 100 करोड़ रुपए की देनदारी उसके ऊपर निकाली और तीसरे दिन उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो आप इस चीज को देखिए, आरोप भी वही लगाते हैं भ्रष्टाचार के, लोग दबाव में आते हैं और उसी दबाव में आकर के वो जब भाजपा में जाते हैं तो उनकी वॉशिंग मशीन से एकदम साफ सुथरे, एकदम निर्मल कोमल निकल के आते हैं। इसमें इसका एक और बड़ा उदाहरण है, आपको तो याद होगा, आप तो पुराने चावल हैं। हमने तो कहा भाजपा ही आपको नहीं कहा नहीं, आपको हेमंत बिस्व शर्मा याद होंगे है। कि हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक ट्रक भर करके अमित शाह ले गए थे, स्वास्थ्य घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, इससे करप्ट आदमी कोई नहीं जेल, मुख्यमंत्री बना रखा है। आपको याद होगा नारायण राणे, 2 बैलगाड़ी भर करके नारायण राणे के खिलाफ, छगन भुजबल के खिलाफ विधानसभा में महाराष्ट्र की आरोप ले गए थे। छगन भुजबल भी मंत्री उनके, नारायण राणे केंद्र में मंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये राजनीति की नीति है। मैंने फिर से आपको उदाहरण देकर के बताया राजेश जी, नहीं, देखिए कि उदाहरण, भाजपा का उपनेता गोपीनाथ मुंडे, नाम लेकर के कह रहा हूं, सर देखिए ध्यान दीजिए। और हमारे यहां से कहा गया कि अगर प्रतिपक्ष का आदमी आएगा तो मैसेज गलत जाएगा। देखिए बंसीलाल भजनलाल का भी जमाना क्या देखा था वो, गया जरा है। बताइए तो क्या था। पूरा जो है दल बदल होता क्या था वो तो हमारे ही खिलाफ हुआ था ना, जो भी हुआ था। आपके खिलाफ हुआ था, किया तो कांग्रेसियों ने, तब भाजपा कहाँ थी? क्यों नहीं थी भाजपा? क्यों नहीं थी भाजपा? जनसंघ नहीं थी? नहीं, जनसंघ थी, लेकिन हरियाणा में जहां हुआ वहां कुछ नहीं थी। फिर से आप मेरी बात को सुनिए। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं कि किसी और की गलतियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी को या वर्तमान शासन मैं गलती नहीं को अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप डर रहे हैं। कोई भी शब्द रंग नहीं होना चाहिए, कोई भी सत्ता रंग पे आप आ जाइए। कोई भी इवन भाजपाइयों से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, खास तौर से एनसीपी को तोड़ना और खास तौर से हेमंत बिस्व शर्मा को तोड़ना सही है। खास तौर पे जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसको तोड़ना। और वो जो क्या नाम था उसका, मेरे एक मित्र थे, अरे उस क्या नाम था, ममता बनर्जी का, वो मुकुल राय। मुकुल राय। जब तक वो ममता बनर्जी के साथ, तब तक शारदा आरोपी। जैसे ही वो भाजपा में आ गया, उससे बड़ा शुभेंदु अधिकारी। जैसे जब तक वो क्या नाम ममता के साथ था, उससे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं। नीतीश आप ले लीजिए, जब उन्होंने पलटी मारी जंगल राज हो गया था। जैसे पलटी इधर मारी, सुशासन बाबू हो गए। सर ये तो हम लोग क्या भाजपा वालों की आप बात कीजिए। हम लोग किसी पार्टी के ऊपर नहीं कह सकते, ये तो राजनीति के आम रंग है। शब्द रंग का एक रंग ये भी है, जो काला काला सा लिखा हुआ है, वो हर राजनीतिक पार्टी के ऊपर लागू होता है। वो किसी एक पार्टी, देखिए दूध का धुला तो कोई नहीं है। आप लोग लखनऊ में बैठ करके जी कहीं ना कहीं दबाव में मत आइए। नहीं, लखनऊ में दबाव में हम लोग नहीं है। और जब 10 साल से आप दबाव में नहीं है तो मैं आपका ही दोस्त हूँ, तो मैं कैसे दबाव में आऊँगा? तो आप दबाव में मत आइए। और दबाव में आप लोग सच को सच कहना सीखिए। नहीं, सच को मैं सच कह रहा हूँ। खराब को खराब राजनीति का कलर
राजनीति का जो कार्यक्रम हम लोग ये कर रहे हैं उसका नाम हम लोगों ने राजनीति नहीं रखा है, कूटनीति रखा है। और अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी दूध की धूली नहीं है, इसलिए मेरे लोगों पे आप देखिए काले रंग से लिखा हुआ है शब्द रंग। मुझे सबसे ज़्यादा आपत्ति उन सब लोगों के ऊपर है जो अपने आप को तटस्थ भाव से दिखाना चाहते हैं। नहीं, तटस्थ, सुनिए बात को, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग तटस्थ दिखना चाहते हैं, ईमानदार दिखना चाहते हैं। और यकीन मानिए कि जो लोग तटस्थ होते हैं युद्ध काल में, सबसे पहले खून उन्हीं के कपड़ों पर गिरता है। तो मैं आपको एक राय देता हूं कि सच को सच कहना सीखिए और हिम्मत करिए। नहीं सच, अगर आज की डेट में सत्ता गलत कर रही है तो सत्ता की गलती को विपक्ष की पुरानी गलतियों से ढकिए मत। बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ को अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका शब्द रंग बहुत आगे जाएगा, और अगर इस चीज़ को आप नहीं करेंगे तो आप भी गोदी मीडिया के अन्य चैनलों की तरीके से सत्ता के दत्तक पुत्र हो जाएंगे। अच्छा छोड़िए, हमने सत्ता के व्यक्तित्वों की बात कर ली, हमने हेमंत बिश्व शर्मा की कर ली, अजीत दादा की कर ली, ठीक है एक उदाहरण के लिए। लेकिन कुछ तो काम ऐसा होगा जो भाजपा ने सही किया होगा। आप 4-5 नाम काम गिना सकते हैं? भाई अगर भाजपा तो कहती है कि हमने नोटबंदी करी जी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो बता दीजिए। नहीं, अगर आपको बुरी लगी कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिन नीतियों से आप असहमत हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कोई भी कार्य होता है, जैसे नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में कुछ काम गलत हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, तो हम लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं, पूरा देश स्वीकार करता है, भाजपा स्वीकार करती है, पूरा देश स्वीकार करता है। बांग्लादेश को बनाने वाली इंदिरा गांधी जी के सामने आज सारा मुल्क मस्तक है, चाहे उसमें मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे कोई हो। आज के जितने भाजपाई हैं, लेकिन भाजपा ही छोड़िए, जो पिछले 10 सालों में क्या देश में कुछ अच्छा हुआ कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? आज के जितने भाजपाई हैं जी, वो सारे के सारे कहते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली कंगना रनावत जैसे भाजपा। नहीं, कंगना रनावत को छोड़ दीजिए, आपका ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि आपको क्या अच्छा लगा। आप सुनना नहीं चाहते। फोकस बात पे आपने आइए, हमसे कहा था उससे पहले, फोकस करके आइए सर, क्या अच्छा लगा? कि अभी जब इंटरव्यू आपका शुरू हो रहा था तो उससे पहले आपने हमसे कहा था कि आराम से खूब बोलिएगा, हम बोलने का मौका देंगे। लेकिन आप तो फिर वही मेन स्ट्रीम का जो गोदी मीडिया उनके एंकरों के तरीके से हो गए कि 5 सेकंड में टोक देना है ताकि हम डिरेल हो जाए। नहीं, आपको हम 4 मिनट बाद टोकेंगे, 4 मिनट आप शांत गदाधारी भी जी। जब आप बात करते हैं ना इतिहास का, और जब आप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में तो ऐसा कोई कुजात नहीं होगा जो हिंदुस्तान का, अपने देश का देशवासी साथ न दे। सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन जब इतिहास की चर्चा करने हम बैठते हैं 2014 के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थकों ने, उनके समर्थक मीडिया ने, उनके 2-2 रुपये के ट्रोलों ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के युद्ध का असैसिनेशन किया, जिस तरीके से हमने 98,000 फौजी जो उनके क्या नाम पाकिस्तान के हमने कब्जे में किए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए थे, उसको लेकर के जितनी ओछी टिप्पणियां हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी वालों की, वो हमने सुनी, तो हमको एक चीज़ का यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब अटल वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक जॉम्बीज़ की पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में प्रतिद्वंद्विता की नहीं, राजनीति में दुश्मनी की पार्टी हो गई है। आज भी अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोकतांत्रिक लोग हैं, ऐसा नहीं है। राजनाथ जी हैं, नितिन गडकरी हैं, अरुण जेटली होते थे, स्वर्गवासी हो गए, सुषमा जी होती थी। लेकिन जो पौध आ रही है ना भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त, जो इस समय शासन सत्ता में, वो राजनीतिक अपने अपोनेंट्स को प्रतिद्वंदी नहीं दुश्मन मानने लग गए।
तो और दुश्मनी निकालने लग गए। अब आपने पूछा क्या उन्होंने सही काम किए 2014 से बाद। तो 2014 के बाद के कामों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जितने काम कांग्रेस के थे जो उन्होंने आगे बढ़ाए, जैसे निर्मल भारत को स्वच्छ भारत मिशन किया, ठीक किया, और नाम बदला, काम वही चला। जी जैसे उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम जनधन योजना रख दिया। जी फाइनेंशियल इंक्लूजन था जिसमें हमने शुरू कर दिया था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया अपना नाम लेकर के। जी जैसे उन्होंने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था, वो एक दिन में तो हुआ नहीं, वो तो 10 साल 12 साल हमको लगे डिजिटलाइजेशन करने में सारी चीज़ों का। उसके बाद जो हमने डीबीटी, उसी की तरीके से हमारी क्या नाम एक योजना थी जिसको इन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम दिया। जी तो अगर आप इन 3-4 कामों को उनके पहले उसमें देख लें जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, जिसको उन्होंने कैरी ऑन किया, उसके बाद अगर आप कोई भी काम देखेंगे उनका, तो क्या काम आता है उनके हिस्से में सबसे पहले आता है। इसमें सर थोड़ा सा आपको इंक्लूजन है, जीएसटी भी आप ही की योजना थी। जीएसटी हमारी योजना थी। और जीएसटी जब लागू किया तो आपकी ही योजना लागू हुई, तो इतना विरोध क्यों? नहीं, मैं बताता हूँ उसमें हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया था। जी आपको ध्यान होगा, हमने जीएसटी के इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का विरोध किया था। जीएसटी क्यों आई थी? जीएसटी इसलिए आई थी, एक देश एक टैक्स। आप बात समझिए। तो हम ये जो बाकायदा लेकर के आए थे, जो सारा ड्राफ्ट लेकर के आए थे, जिसका भाजपा विरोध कर रही थी, वो तो खैर काम ही है, विरोधी है सुनिए तो ना, करेगी ही। तो अब आप विरोधी हैं तो आप विरोध करेंगे। विरोध के लिए विरोध, ये वाली बात कब तक चलेगी? हम लोग पर्सनल बैठे हैं राजेश भाई, सुनना सर, हम लोग पर्सनल बैठे हैं। नहीं, पर्सनल हम नहीं बैठे, हम इंटरव्यू में बैठे। कोई जो है बात मन की बोलिए। आज आपका दिन है मन की बात बोलने का। मोदी जी बहुत बोलते रहते हैं। आपको जब जीएसटी हमने कहा, हमने जीएसटी का विरोध नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का विरोध किया, क्योंकि जीएसटी जब हम लाए थे तो एक देश एक टैक्स की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने एक देश और कई टैक्स कर दिए। 5%, 8%, 12%, 18%, 28%। हमने इसका विरोध किया था। हमने ये कहा था साथ में कि साहब जीएसटी लाइए तो एक तरीके की समरूपता लाइए। नहीं, समरूपता देखिए कैसे हो सकती है? साइकिल पे भी वही टैक्स और कार पे भी वही टैक्स, और कार पर मारुति पे भी वही टैक्स और जैगुआर पे भी वही टैक्स। ये तो सर लॉजिकल नहीं है। अच्छा चलिए, आप ही की बात बता देते हैं। अभी आपको फिर से वही, हमने ये तो नहीं कहा आप 2 तरीके के रख लेते स्लैब, एक बड़ी चीज़ों के लिए एक छोटी। लेकिन आपने क्या किया, दवाइयों पर आप समझिए जी, दवाइयों पर पैरासीटामोल जो मेडिसिन है ना, उन पर क्या टैक्स? 12%। जी, और उन्हीं दवाइयों के साथ जो वो है अपना फ्लूइड्स होते हैं, जी, जैसे ग्लूकोज है या और दवाइयाँ हैं, उन पर 18% टैक्स। कोई रैशनलाइजेशन है? नहीं, रैशनलाइजेशन है तभी तो चेंज है। जी बोले आप। रैशनलाइजेशन नहीं है। इन लोगों ने टैक्स को सरल करने की जगह पर टैक्स को कठिन कर दिया। पहले एक छोटा सा हमारा अकाउंटेंट जो हमारे ऑफिस में काम करता था, वो टैक्स का जमा कराता था। आज की डेट में बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट के हम वो टैक्स ही नहीं जमा कर सकते। एक बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छा बताया कि जीएसटी इस तरह से कॉम्प्लिकेट हो गया है कि सीए के बगैर काम ही नहीं चलता। तो एक तो रोजगार बढ़ा सीए का, सारे सीएस को काम मिल रहा है और अकाउंटेंट को भी काम मिल रहा है, तो रोजगार तो बढ़ा है साहब। आप लोग कहते हैं रोजगार ही नहीं। उन्हीं सीएस को नरेंद्र मोदी ने 8000 सीएस को बुला करके दिल्ली में जी विज्ञान भवन में कहा कि तो आप लोग चोर हो, चोरों को काम बढ़ा रहे हो। खैर छोड़िए, रोजगार रोजगार यानी चोरों को देने का काम किए क्या? नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नोटबंदी की जो विफलता है, ये कुछ बेईमान सीएस की वगैरह ऐसे ऐसे नाम लेकर के ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब आप चोरों को रोजगार देने का काम कर रहे हो। अच्छा, ये अगर कोई मोदी से पूछ पाना तो पूछ लेना, हालांकि आप पूछ नहीं पाओगे। नहीं, अगर आप तो खैर पूछ लेंगे। नहीं, हम नहीं पूछेंगे, आप नहीं पूछ पाओगे। पहुंच कारण क्या है कि उस आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं।
आज तक जीवन में नहीं नहीं, की। मैं इस बात से मैं मुद्दा लाना चाहता हूँ। आप लोग बेरोजगारी की बहुत बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी की जितनी बातें आप लोग कर रहे हैं, एक दो चीज़ें होता है रोजगार के लिए, व्यापार और नौकरी। जब व्यापार की बात होती है, क्या आप व्यापार को रोजगार नहीं मानते? क्या आप जो सरकारी नौकरी पाता है उसी को आप नौकरी मानते हैं? और अगर बेरोजगारी है यहाँ पे जिस पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या टेक है आपका कि बेरोजगारी है भी, कि आप लोग मनगढ़ंत बेरोजगारी का जो है ढो रहे हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है राजेश भाई। उम्मीद करूंगा कि इसमें आप बेवजह की टोका टाके नहीं करेंगे। व्यापार भी रोजगार है, स्वरोजगार भी रोजगार है, और नौकरियां भी रोजगार हैं। इसको लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो बच्चे आपके कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, ये भी रोजगार है। 2004 से लेकर 2014 तक, चाहे मीडिया हो, चाहे रियल एस्टेट हो, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये भी उस समय का ही डेवलप किया हुआ प्रोजेक्ट है। रियल एस्टेट हो, कंपनियां हो, अन्य तरीके के काम हो, सब जगह पे बूम था, क्योंकि हम लोगों ने, और हर स्टेट कैश सरप्लस था। ठीक है ना? और उस ड्यूरेशन में ऐसे ऐसे रोजगार पैदा हो रहे थे कि साहब, जब रियल एस्टेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो मोरंग की दुकान भी आती है, चूने की भी, बालू की भी, सीमेंट की भी, सरिये की भी। और वो जो फ्लैट बन जाते हैं तो उनको बेचने के लिए छोटे छोटे प्रॉपर्टी एजेंट भी आते हैं। सब उस ड्यूरेशन में तमाम तरीके के और अन्य रोजगार भी, कम से कम 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल्स खुले थे उस ड्यूरेशन में। 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल। अगर 1 सैकड़ा नए मीडिया चैनल खुले तो इसका मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिला। 2014 के बाद क्या हुआ? आप 2014 से 2024 में आइए। 2014 में जितने फ्लैट इस शहीद पथ पर बने हुए थे, उसमें शायद 2 या 3 हजार फ्लैटों की वृद्धि हुई, और 7,000 से ज़्यादा फ्लैट यहां पर खाली पड़े। आप समझिए, 2004 से 2014 में जो चीज़ें बन रही थी और लोग खरीद रहे थे, आखिर ऐसा हुआ क्या कि 2014 के बाद खरीद फरोख्त बंद हो गई। तो मोरंग की दुकानें भी बंद हुई, प्रॉपर्टी एजेंसी का भी काम खत्म हुआ। और ये यहाँ पर नहीं, 60,000 फ्लैट नोएडा में, ऑफिशियल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी सरकार के एनएसएसओ का आंकड़ा कह रहा है 60,000 फ्लैट। यानी अभी 8 साल, वो आंकड़ा कहता था 2 साल पहले कि अगर 8 साल नोएडा में एक भी नया फ्लैट ना बने तो भी फ्लैट यहां पर खाली रहेंगे। आप समझिए मेरी बात को। तो और 2014 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम 50 चैनल मैं ऐसे जानता हूं जो बंद हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज नेशन से 200 पत्रकारों को हटाया गया, अभी 5 दिन पुरानी बात है। वो बेचारे कोर्ट में जा रहे हैं। तो कहां, तो 2004 से 2014 के बीच में सिस्टम ने एक ऐसी चीजें करी थी। सिस्टम ने क्या किया था? राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दी। मनरेगा क्या था? मांग आधारित रोजगार। यानी गांव के आदमी को गांव में अगर वो कह देगा कि मुझे रोजगार चाहिए तो डीएम को देना पड़ेगा 100 दिन का रोजगार उसको। जी, बात आप समझिए। यानी गांव में आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी कर दी थी। और उस रोजगार योजना को मोदी जी ने क्या कहा कि ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। और उसके बाद अगर कोरोना काल में देश को किसी ने बचाया तो उसी मनरेगा ने बचाया। आप समझिए बात। तो है क्या कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने सोशल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल जितने इंडेक्स हैं, सबको आप उठाइए। सरकारी नौकरियों पे भी आता हूं मैं, सारे में माइनस ट्रेंड है रोजगार को लेकर के। देश रोजगार विहीन विकास नहीं चाहता, रोजगार परक विकास चाहता है। यहां पर क्या किया? आम आदमी की जगह आप क्या कर रहे हैं? डंपर, बुलडोजर
एक्सकेवेटर, इन सबको दे रहे हैं। ठीक, सड़क बनाना अच्छा काम है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, उसमें भी रोजगार आता है, ये उसमें। लेकिन उस सड़क की अगल बगल जब तक इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप होंगी, उस सड़क से व्यर्थ है वो, जब तक उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आप आ जाइए सरकारी रोजगार पर, सरकारी नौकरियों पर। 3,40,000 रेलवेज के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पद खाली पिछले 10 सालों से। पूरी केंद्र और राज्य सरकारों के मिलाकर के 31 लाख पद खाली हैं, जिसमें से लगभग 16-17 लाख पदों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भाजपा की एबॉलिश कर रही, खत्म कर रही हैं। आप समझ रहे हैं बात को, देश की भयावहता को समझ रहे हैं आप, कि जो पद हैं, नए पद तो सृजित नहीं कर रही, पुराने पद जो हैं जिन पर आप नौकरी दे सकते हैं, जिसके लिए पैसे आवंटित हैं बजट में, उनको 16 लाख, यानी 3,40,000 पदों में, क्या ना 1,67,000 पद तो अभी रेलवे के इन्होंने खत्म किए। यूपी गवर्नमेंट ने 94,000 पद खत्म किए, उत्तरांचल की सरकार ने 84,000 पद खत्म किए। अब समझिए, तो अब रोजगार, अगर आप कहते हो कि देश में बड़ी बम है रोजगारों की, तो अभी कल बीपीएससी की परीक्षा के लड़के किस तरीके से मार खा रहे हैं। मेरे भी बच्चे हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, और आपके भी रिश्तेदारों के होंगे ही होंगे। एक दूसरा, लगभग 58,000 थे या 62,000 पुलिस की भर्ती थी, 5 साल से नहीं, हर साल 16,000 होनी चाहिए भर्ती। हमारे यहाँ 16,000 पद खाली होते हैं उत्तर प्रदेश में, 5 साल से भर्ती नहीं हुई थी। 58,000 या 60,000 पद, मालूम है कितने एप्लीकेशन आए थे? आप कहते हैं रोजगार हैं, तो 58,000 पुलिस की भर्ती के लिए 62 लाख एप्लीकेशन थी। यहां पर 19 पद या 20 पद केंद्र, क्या नाम, इसमें सचिवालय में चपरासी के आए थे। 20 लाख एप्लीकेशन, जिसमें बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, पीएचडी होल्डर्स तक के। आरओ की परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल 900 पद थे, 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी उसमें। अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये लोग इतनी ज़्यादा संख्या में कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक चीज़ की सोच रहा हूँ, सोचिए। आपकी सारी बातें जो है सुनने के बाद, क्या ये स्थितियाँ 10 साल में बदली हैं कि पहले आओ नौकरी ले जाओ और 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी जाती थी कि साहब आपने एप्लीकेशन दिया है, ये पैसा एडवांस पकड़िए और कल से आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। सर, तो देखिए, ये बेसिकली समस्या रोजगार की जो बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सरकार के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, ये भारत की समस्या है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी जनसंख्या से। तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है और उसके लिए अगर किसी ने प्रयास किया तो इमरजेंसी के ज़माने में संजय गांधी ने प्रयास किया था, लेकिन हमारी जनता ने 85/0 कर दिया। 85, तब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड शामिल था, तो 85 सीटें हुआ करती थी, 85/0 किया। उसके बाद से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मिली जुली सरकारों का युग आया, चाहे वो भाजपा का युग आया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जनसंख्या को एड्रेस करे। और बेसिकली जितनी भी समस्याएं अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यू से कर लें, लेकिन जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और सारी समस्याओं की जननी है। एक बात और सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि हमारे कांग्रेसियों को लेके, देखिए आपकी ही तो कांग्रेस थी और था कौन? जितने भी दल हैं सब आपके ही पार्टी से टूट के बने हैं, सब आपकी पार्टी से निकल के बने हैं। कोई भ्रष्ट निकला, कोई अच्छा निकला, कोई बुरा निकला, सारे लोग कांग्रेस से ही टूट टूट के आए हैं और किसी अन्य दलों को बनाया गया है। तो आज हम लोग खाली बेरोजगारी की समस्या तक ही सीमित रखेंगे खुद को, और मैं आशा करूँगा कि बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी दोबारा आएँ
और हम लोग दोबारा बैठेंगे। और मन की बात आज सुरेंद्र राजपूत जी से हो गई है। फिर उसके बाद से जब हम लोग दोबारा बैठेंगे तो एक सेट पैटर्न पे हम लोग एक मुद्दों पे बात करेंगे और मुद्दों पे बात करेंगे, और सिर्फ बात करके कि आप दोषारोपण बीजेपी को कर दें, बीजेपी का कोई आए आपको कर दे। इस बार जब हम बात करेंगे तो हम सुरेंद्र राजपूत जी से समस्याओं का हल पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।